100% की गारंटी है कि अगर कुछ पॉइंट हटा दिया जाए एक एग्जाम का सिलेबस आपका कंप्लीट हो। हे एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त और अपनी स्टडी में व्यस्त हैं। फ्रेंड्स, तो आज का हमारा स्टडी रूटीन वाला ब्लॉग कल जाएगा। आज जिस वीडियो पे मैं बात करने वाली हूँ वो है आप लोगों द्वारा पूछे गए बहुत सारे प्रश्न, यानी कि इतने दिनों से जितने भी कमेंट्स पेंडिंग में पड़े हुए थे, मैंने सोचा उस पे एक वीडियो बना दिया जाए। और उस वीडियो को बनाने का रीजन भी मैं बता रही हूँ, क्योंकि कमेंट से डेडिकेटेड वीडियो ये पहली है मेरी। नहीं तो कभी भी मैं एक दो कमेंट्स पिक कर लेती थी, लेकिन पूरी वीडियो में कमेंट पे नहीं बनाती थी कभी भी। बट पिछले कुछ वीडियोज पे आप लोगों के बहुत सारे वैल्यूएबल कमेंट्स आए, जिसपे लगा कि मुझे बात करनी चाहिए, तो इस वजह से ये वीडियो मैं शूट कर रही हूँ, जो कि आप ही लोगों के द्वारा पूछे गए प्रश्न है। और इसमें मेरा चैनल लॉगिन नहीं है, इस वजह से मुझे बार बार वीडियो चलानी पड़ेगी। तो एक बार मैं कमेंट्स रीड कर लेती हूँ, फिर बात करती हूँ आप लोगों से। सबसे पहले पूजा के कमेंट्स पे बात करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ना कि कोई आके पब्लिकली अगर अपना कुछ अपनी भावनाएं साझा कर रहा है हमारे साथ, तो सच में वो सामने वाला बहुत परेशान है। इस वजह से सामने वाला हमसे जब कुछ जानना चाह रहा है, हमसे कुछ अपनी चीजें शेयर कर रहा है, तो मैं यही कहूंगी ना कि बीएड वाला जो भी आपका सर्टिफिकेट या जो भी आपकी डिग्री थी बेकार हो गई, वो अब यूजफुल नहीं रही, उसके बेसिस पे आप आगे एग्जाम नहीं दे सकते हो। उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, वो कॉलेज वालों की गलती थी। और बहुत सारे लोगों के साथ ये गलतियां होती है, क्योंकि जब हम कॉलेज राइट नहीं चूज करते हैं तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। बहुत लोगों के पास तो ऐसा है कि डिग्री कंप्लीट हो गई है, बट वो डिग्री कहीं वैलिड नहीं है, तो ये सिचुएशन भी आती है बहुत लोगों के साथ। तो आप इस चीज को लेके पैनिक मत हुई, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में नहीं था। बीटीसी में आपने इनरोल करा है, बीटीसी को अच्छे से कंप्लीट करिए, यानी डीएलएड को अच्छे से कंप्लीट करिए। और एक कमेंट्स आपका ये था कि बहुत जल्दी आपको नौकरी लेनी है, तो मैं समझ सकती हूँ कि उम्र के इस पड़ाव पे आके नौकरी कितनी जरूरी हो जाती है ना। वो एक एक मिनट एहसास दिलाता है और एक एक पर्सन लाइफ में एहसास दिलाता है। तो लाइफ बहुत डिफिकल्ट है। एज ए एस्पिरेंट लाइफ में बहुत अच्छे से इस चीज को समझ सकती हूँ। तो मैं यही कहूंगी कि आप प्रिपरेशन करते रहिए। इस बार जो भी वैकेंसी अनाउंस हुई है, जिस भी वैकेंसी की सुगबुगाहट आपको सुनने में आ रहा है ना, वो सारी वैकेंसियां आएंगी और वो सारी वैकेंसियां बहुत जल्द से जल्द कंप्लीट होंगी। क्योंकि सरकार अपने कार्यकाल में भर्ती देगी तो वो कभी ये नहीं सोचेगी कि कोई दूसरा आके नियुक्ति पत्र बांटे, क्योंकि मतगणना के बाद रिजल्ट कुछ भी हो सकते हैं। तो इस वजह से सरकार पूरा प्रयास करेगी कि आपको नियुक्ति पत्र जल्दी से जल्दी दे दे, ताकि आप वोटिंग के लिए प्रिपेयर रहो कि हमें सरकार के फेवर में वोट करना है। तो इस माइंडसेट के साथ सरकारें भर्तियां निकालती हैं जब भी इलेक्शन सर पे होता है। तो आप अगर यूपीपीएससी आरओआरओ की प्रिपरेशन कर रही हैं तो आप बिल्कुल राइट वे में जा रही हैं। आप प्रिपरेशन करते रहिए। 2023 वाली भर्ती फंस गई थी, लेकिन हर भर्ती फंसती नहीं। जैसे आपने देखा होगा 2016 वाली भर्ती फंसी थी, बट उससे पहले ज्वाइन करा लिया था 2017 वाले बच्चों का। तो कुछ ऐसा भी हो जाए तो कोई बहुत अप्रत्याशित चीजें नहीं है। तो आप अपने प्रिपरेशन में लगे रहिए। बाकी कुछ चीजें हम बहुत प्लान करते हैं, बट हमारे नसीब में नहीं होता है कि उस तरीके से हो जैसे हमने प्लान किया है। तो अब डिग्री वाली चीज को सोच के आप अपने आप को बस परेशान कर सकते हैं। उसमें कोई सुधार की संभावना नहीं है, ना ही सुधार हो सकता है। तो चलिए अगला कमेंट ले लेते हैं। एक चीज मैं आप लोगों से और कहना चाहती हूँ ना कि वीडियो आप लोग पूरी देखा करिए। जब आप लोग वीडियो पूरी देखते हैं ना, तो आप लोगों के जो भी कमेंट्स होते हैं उसका रिप्लाई अगली वीडियो में होता है। तो परीक्षा वाड़ी से मैं यूपी स्पेशल कंप्लीट कर रही हूँ, और ये बात मैंने ना ब्लॉग में भी बोले हैं, फिर भी आप लोगों के कमेंट्स आए तो मैंने सोचा कि चलो इसका भी रिप्लाई कर ही देते हैं। और आप लोगों में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज इस टाइम पे इस वजह से भी हैं कि क्या मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट, आरओआरओ और यूपी पीसीएस या फिर सुपर टेट किस एग्जाम की प्रिपरेशन करें। तो आगे इस वीडियो में बात करेंगे। उससे भी पहले एक बहुत दिनों से कमेंट आ रहा है, जब से यूपी पीसीएस का नोटिफिकेशन आया है तब से, कि क्या मैं यूपी पीसीएस का फॉर्म फिल कर रही हूँ। तो जी हाँ, मैं यूपी पीसीएस का फॉर्म फिल कर रही हूँ। भाई बहुत लंबे टाइम से इंतजार था, जब से प्रीलिम्स की डेट अनाउंस हुई थी तब से, कि कब आएगी विज्ञप्ति, कब फॉर्म भरेंगे। तो बिल्कुल फॉर्म फिलअप करेंगे, उसमें कोई संशय, कोई डाउट नहीं है। अब आ जाते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुपर टेट दोनों की प्रिपरेशन कर रही हैं किसी एक एग्जाम की। तो जी नहीं, मैं दोनों एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप किसी एक एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो 100% की गारंटी है कि उसमें आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। और सुपर टेट का सिलेबस हमारा कंप्लीट है, मुझे जीरो से स्टार्ट करना है उसमें। बट ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसी चीजें हैं जो हमें समझ नहीं आएंगी या जो हमने पढ़ी नहीं है। हाँ, मेहनत तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि 2018 में मैंने कंप्लीट किया था, 2018-19। उसके बाद मैंने उठा के देखा भी नहीं सुपर टेट का सिलेबस, क्योंकि कभी जरूरत नहीं पड़ी। वो एक अलग अलमारी में मैंने स्टॉक करके रखा हुआ है, सारी किताबें, सारे नोट्स जो भी हैं हमारी।
तो स्टडी मटेरियल भी बहुत जल्द हम अपने सेकंड वाले चैनल पे सुपर टेट से रिलेटेड शेयर करने वाले हैं और काफी सिमिलर है आपके सुपर टेट का और इलाहाबाद हाई कोर्ट का सिलेबस। वो मैं आप लोगों को अगली वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी कि कैसे सिमिलरिटी है, क्वेश्चन का लेवल कितना अलग है या कितना सेम है। वो सारे पॉइंट पे हम अगली वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि वो एक प्रॉपर 9 से 10 मिनट का डिस्कशन होगा, तभी जाके आप लोगों को पता चलेगा कि नहीं किस तरीके से सिमिलर है। अगर कुछ पॉइंट हटा दिया जाए, एक संस्कृत और साथ में एक संस्कृत हटा दिया जाए और सीडीपी हटा दिया जाए, तो बाकी का काफी सिलेबस सिमिलर हो जा रहा है। जैसे आपका जीएस वाला पोर्शन हो गया, साइंस वाला पोर्शन हो गया, इंग्लिश हो गई 10 नंबर की, मैथ हो गया। नो डाउट कि थोड़ा सा जिस सब्जेक्ट का वेटेज आपके हाई कोर्ट में कम है, उस सब्जेक्ट का वेटेज आपके सुपर टेट में ज्यादा है, और जिस सब्जेक्ट का वेटेज सुपर टेट में कम है, उसका हाई कोर्ट में ज्यादा है। ये डिफरेंस देखने को मिल सकता है, बट क्वेश्चन के डिफिकल्टी लेवल और सब्जेक्ट काफी सिमिलर हैं, मिलते जुलते हैं। तो इस वजह से हम यही कहेंगे कि प्रिपरेशन साथ में की जा सकती है, पॉसिबल है, और खास करके तब जब एक एग्जाम का सिलेबस आपका कंप्लीट हो तो दूसरे एग्जाम के साथ रिवीजन किया जा सकता है। तो उस पर डिटेल बात करेंगे। बाकी एक शॉर्ट में मैंने रिप्लाई आप लोगों को कर दिया कि हाँ, सुपर टेट और इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ दोनों एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीपीसीएस का फॉर्म भी फिल करेंगे। एक सवाल और आप लोगों का है कि सुपर टेट में आपके कितने मार्क्स थे, जो पिछला हमारा सुपर टेट था। तो उससे रिलेटेड वीडियोज हमारे सेकंड वाले चैनल पे जाएगा, क्योंकि टीचिंग से रिलेटेड जितने भी टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो सारी वीडियोज हमारी सेकंड वाले चैनल पे जाएंगे। और आज देखती हूँ अगर पॉसिबल हो पाएगा तो आज उस पर वीडियो शेयर करेंगे, नहीं तो आज स्किप ही कर देंगे। और अगला पॉइंट आप लोगों का ये था कि मेरा सिलेबस कितना कंप्लीट हुआ है। तो देखो, जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग होता है उसमें आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। तो जैसे मेरा हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, हिंदी हो गया, ये रीजनिंग हो गई, ये सारे ऐसे जोन है हमारे ना जहां हमें बहुत पैनिक करने की जरूरत नहीं है। हम जितनी मेहनत करेंगे उस हिसाब से मार्क्स इंक्रीज होते हैं, जितना अच्छे रिवीजन करेंगे उतनी कंफ्यूजन क्लियर होता है, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन जैसे इंग्लिश वाला एरिया हो गया और मैथ के तो बहुत ज्यादा वेटेज है नहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट में, बट अगर हम सुपर टेट की बात कर लेते तो मैथ वाला एरिया हो गया, ये सब ना चाहे जितना आप पढ़ लीजिए आपका वीकेस्ट पॉइंट है ये। तो यहाँ पे आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउटफुल रहते हो कि चीजें कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। कंप्यूटर के क्वेश्चन हाई कोर्ट में हो गए, उसको लेके थोड़ा सा डाउट रहता है, क्योंकि सुपर टेट में बहुत बेसिक कंप्यूटर पूछता है, तो उसका यहाँ पे हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर हाई कोर्ट के सिलेबस की आप बात करते हो तो वहां पे कंप्यूटर को लेके थोड़ा सा डाउट रहता है कि हम कितना कर पाएंगे कितना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 25 नंबर का कंप्यूटर है और कंप्यूटर पहली बार में इतना लग के पढ़ रही हूँ, कभी मैंने कंप्यूटर नहीं पढ़ा है। सुपर टेट में देती थी, बट इतने सारे सिलेबस थे जब मैंने प्रिपरेशन किया था, और मेरे पास मात्र 20-22 दिन का टाइम था, जिसमें से 17-18 दिन मैंने प्रिपरेशन करी थी। तो कहाँ से ही हम कंप्यूटर का सिलेबस पढ़ लेते, कहाँ से हम रीजनिंग पढ़ लेते। उस टाइम पे रीजनिंग भी बिना पढ़े दिया था हमने, कंप्यूटर भी बिना पढ़े दिया था हमने। तो इस वजह से 5-5 में से 3-3 क्वेश्चन हमारे सही थे, तो बहुत अच्छा नहीं कर पाए थे। नहीं तो अगर इधर 2-2 नंबर ये बढ़ गए होते, 2-4 नंबर और बाकी के सब्जेक्ट में बढ़ गए होते, तो हम सिलेक्टेड होते। इतने बुरे हालात आज हमारे नहीं होते, और आज हम जिस सिचुएशन में, उस सिचुएशन से बहुत बेहतर सिचुएशन में होते। बट चलिए कोई बात नहीं, जो होना होता है वो होता है। जो आगे है, जो बीत गया वो हमारे कंट्रोल में नहीं, लेकिन जो आगे है, जो हमारा आने वाला कल है, वो हमारे आज के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम कोशिश करें कि हमारा आज बेहतर हो, ताकि आने वाला कल भी हमारा बेहतर हो। तो अपना 100% दे रहे हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं। और जब भी मैं कहती हूँ कि मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो आप लोगों का सबसे पहला सवाल होता है कि कहाँ से आप टेस्ट देती हैं। तो टेस्ट में मैक्सिमम ना टेक्स्ट बुक से देना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि उस पर बहुत अच्छे से क्वेश्चन के एनालिसिस मैं कर लेती हूँ। अभी मेरे पास कोई हार्ड कॉपी नहीं है, मैं बहुत जल्द लेने वाली हूँ। जब भी ले आऊंगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और सुपर टेट के लिए भी मैं बहुत सारी चीजें सोच के रखी हूँ, जिसको मैं सेकंड चैनल पे शेयर कर दूंगी। मैं प्रिपरेशन कैसे करूंगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करूंगी, उसके लिए टेस्ट सीरीज भी मैं ज्वाइन करने वाली हूँ, जो कि अभी मुझे मिल नहीं रहा है। मैंने कई लोगों से पूछा, बहुत जगह मैंने हाथ पांव मारे कि कहीं पे भी मिल जाए, वीकेंड पे कम से कम एक टेस्ट में दे दिया करूँ, ताकि मुझे अपनी स्थिति का अंदाजा रहे कि हम कहाँ पे हैं, कितने मार्क्स हमारे आ रहे हैं, कौन कौन सा एरिया हमारा थोड़ा सा वीक पड़ गया है, उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। बट अभी सब लोग बैच ही चला रहे हैं, और अभी कोई ऐसे टेस्ट सीरीज वगैरह पे ध्यान नहीं दे रहा है, तो टेस्ट कहीं देने का मौका मिल नहीं रहा है। और मेरे साथ एक दिक्कत क्या है कि मैं रूम में बैठ के टेस्ट लगाती हूँ, तो टफ से टफ क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन जब एग्जामिनेशन हॉल में होती हूँ, टाइम का प्रेशर होता है, इस बात का प्रेशर होता है कि अगर एक क्वेश्चन गलत हो गया तो हम बाकी बच्चों से 1 नंबर पीछे हो जाएंगे। तो उस सिचुएशन में मेरे बहुत सारे आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। तो अपनी नॉलेज चेक करने से ज्यादा वो अपनी कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना एक पर्पज है हमारा।
कि हम कहीं टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें, ताकि वहाँ पे रैंक में नाम लिख के आता है कि कौन किस रैंक पे है, किसके कितने नंबर हैं, तो वो एक मन से जो डर है ना वो निकल सके, एग्जामिनेशन हॉल का जो प्रेशर है उसके साथ डील करना हम सीख जाएं। बस उस चीज़ के लिए हम चाहते हैं कि कहीं टेस्ट सीरीज मिल जाए तो हम ज्वाइन कर लें। अगर आप लोगों की नॉलेज में कहीं है जो कि अगर वीकेंड पे भी चलता हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है हमको, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और बाकी हाई कोर्ट से रिलेटेड या किसी भी एग्जाम से रिलेटेड जो भी टेस्ट होते हैं हम टेक्स्ट बुक पे ही देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम यहीं पे एंड कर देते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी और आप लोगों के जो भी इंपॉर्टेंट सवाल थे उसके जवाब आप लोगों को मिल गए होंगे। मैंने कोशिश किया है कि शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो रखी जाए ताकि आप लोगों का भी समय बचे और मेरा भी समय बचे, क्योंकि अभी मैं वीडियो को एडिट करके वापस से बैठूंगी स्टडी करने के लिए। और आज के शेड्यूल में अभी रीजनिंग हम स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि रीजनिंग के लिए 2 से 2.5 घंटे का टाइम चाहिए। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रहा है, वैसा नहीं कि एक ही क्लास चल रहा है कि 40-45 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो 2 से 2.5 घंटे चाहिए ताकि हम एक दिन में 2 से 3 चैप्टर खत्म कर दें। डेली बेसिस पे रीजनिंग नहीं पढ़ रहे हैं हम, रीजनिंग को ऐसे अल्टरनेट डेज में रखे हैं, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, तो सिर्फ एक सब्जेक्ट को हम डेली लेके चलने लगेंगे तो फिर नहीं हो पाएगी पढ़ाई। और जो सब्जेक्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, रिवीजन मोड में है, उस पर ज्यादा टाइम देंगे, ताकि जैसे हिस्ट्री हम पढ़ने बैठेंगे तो एक सेक्शन को हम 2 से 3 दिन टारगेट करेंगे कि 2 से 3 दिन में खत्म करके फिर कोई और सब्जेक्ट पढ़े, फिर 2-3 दिन जब हम किसी और सब्जेक्ट को कंटिन्यू करते हैं उसके बाद हम उसका मिडिल वाला पार्ट पढ़े, यानी मैनुअल हिस्ट्री कंप्लीट करें। उसके बाद फिर कोई और सब्जेक्ट को हम बीच में रखें ताकि कोई भी सब्जेक्ट छूटे ना हमसे, रिवाइज भी होता रहे, चीजें भूलनी भी नहीं चाहिए। और जिसका रिवीजन करना है, जैसे सीडीपी वगैरह हम लेके बैठते हैं, टीचिंग का सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका है तो हम सीडीपी एक दिन में पूरा रिवाइज करते हैं। हम ये नहीं बैठते हैं कि स्लॉट में लेके बैठे हैं। हम अगर सीडीपी सुबह लेके बैठे हैं तो रात के 10 बजे तक हम उसको खत्म करके ही हटेंगे वहां से, क्योंकि सीडीपी का फिक्स सिलेबस है। उसी तरीके से जितना हमने पढ़ा है, जितना हमको पता है कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम के लिए यूजफुल है, जो पढ़ चुके हैं, जिसको सिर्फ रिवीजन करना है, उसके लिए ऐसे हम थोड़ा लंबा टाइम रखते हैं ताकि हम जल्दी से जल्दी उसका रिवीजन करके खत्म कर सके, ताकि जो बाकी के हमारे नए टॉपिक्स हैं या जो टॉपिक हमारा वीक है उस पर भी हम टाइम इक्वली दे सके और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सके। क्योंकि अब एक एक हेडिंग या एक एक आप टॉपिक कह सकते हो कि अगर पढ़ के हटते हो ना तो कंप्लीट नहीं होगा। बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, दुनिया जहान के सारे सब्जेक्ट हैं, कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं जो सुपर टेट छोड़ा हो, कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं जो हाई कोर्ट छोड़ा हो, कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं जो यूपी पीसीएस में ना पूछा जाता हो। तो सब कुछ पूछा जाता है। यूपी पीसीएस में भी जो जीएस से बच जाता है वो आपके सीसैट में आ जाता है। तो सब कुछ पढ़ना है। तो बस एग्जाम का लेवल देखना है कि किस एग्जाम में कहाँ पे फोकस रहता है, किस एग्जाम से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन पढ़ने बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं है कि सिलेबस आपका हाई स्कूल, इंटर या ग्रेजुएशन की तरह मिनिमाइज सिलेबस नहीं है। तो इस वजह से रिवीजन वाले को हम यही स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं। हमारी स्ट्रेटेजी यही होती है रिवीजन करने का। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे अगर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। उम्मीद करती हूँ कि आपके सवाल के जवाब मिल गए आपको। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। नमस्ते, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू सो मच।